स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी के माध्यम से। क्लास 11th की ज्योग्राफ़ी चल रही है। क्लास 11th की ज्योग्राफ़ी में 4 चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है जलवायु। इसके पहले हमने जलवायु के 5 जो है पार्ट बना रखे हैं। ये आज का लास्ट पार्ट होगा चूँकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस पार्ट को देख लें, फिर इसको देखेंगे तो और ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, आइए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि कम से कम वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि मानसून के बारे में, मानसून की विशेषताएं और शीत ऋतु में मानसून और ग्रीष्म ऋतु में मानसून, अरब सागर से उठने वाली पवनों से जो मानसून आता है और जो है बंगाल की खाड़ी से। उसी क्रम में आज का जो ये पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे मानसून के निवर्तन की ऋतु। सबसे पहले हम समझते हैं कि मानसून निवर्तन क्या होता है। निवर्तन का मतलब होता है फ्रेंड्स वापस, मतलब जब मानसून जैसे जून से सितंबर तक जो ग्रीष्म ऋतु में मानसून से बारिश होती है, जब यह मानसून जो है वापस लौटती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, निवर्तन कहते हैं। ठीक हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं इसी क्रम में। अक्टूबर नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। चूँकि सितंबर तक तो बारिश होती है। अब सितंबर के अंत में सूर्य क्या होता है, तो दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर क्या होती है, खिसकना आरंभ कर देती है। इसी से दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब के केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह क्या हो जाता है, तो हट जाता है। मतलब कहने का आशय ये है कि सितंबर में जैसे ही उत्तर भारत में वर्षा बंद होने लगती है, मानसून धीरे धीरे दक्षिण की तरफ क्या होता है, खिसकने लगता है। जिसका क्रम क्या है, राजस्थान, गुजरात से होते हुए यह जो है अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। और नवंबर में यह क्या होता है, तो तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। और दिसंबर महीने तक यह क्या होता है, तो प्रायद्वीप से पूरी तरह क्या हो जाता है, हट जाता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश क्या हो जाता है, तो स्वच्छ हो जाता है। ये मानसून निवर्तन के जो है विशेषताएं हैं। क्या है, आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। ज़मीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दिशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। किसको, तो जब मौसम आर्द्रता में जो है साफ रहता है तो क्या हो जाता है, आमतौर पर इसे कार्तिक मास, कार्तिक क्या है, तो यह हिंदी महीने का एक महीना है जिस महीने में क्या होती है, सूर्य का जो है गर्मी ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको कार्तिक मास की उष्मा कहते हैं। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेज़ी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मतलब जब दिसंबर आता है तो उत्तरी भारत में क्या हो जाता है, तापमान में गिरावट होती है, मतलब शीतलहर चालू हो जाती है उधर। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में क्या होती है, वर्षा होती है। मतलब उत्तरी भारत में क्या होता है, मौसम सूखा रहता है, शुष्क रहता है, जबकि भारत जो है, भारत के पूर्वी भागों में, मतलब इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, तो अक्टूबर से नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। किधर, तो ये पूर्वी भागों में। अब इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं। देखिए, कह रहा है कि ये जो पूरब की तरफ जो बारिश होती है, ये बारिश क्यों होती है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, इन्हीं चक्रवातों से क्या होती है, पूर्वी तटों पे बारिश होती है। और यह गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश में तूफान जो चलते हैं चक्रवातों के माध्यम से, ये सब वो जो है डेल्टाई प्रदेश के जो वन हैं वो इसका शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी क्या होते हैं, तो टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है कि कोरोमंडल तट पर
शीत ऋतु में जो बारिश होती है वह कैसे होती है? तो आपका आंसर होगा कि चक्रवात से होती है। कौन से चक्रवात? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। ठीक है, यहाँ आप मैप में वार्षिक वर्षा देख सकते हैं। जो जो क्षेत्र हैं, जैसे ये पूरा बेल्ट जो है पूर्वोत्तर का और पश्चिमी घाट का, आप देख सकते हैं कि 200 से अधिक वर्षा यहाँ पे होता है। बाकी जो ये गंगा का जो मैदान है, उत्तरी भारत का मैदान जो है, यहाँ 100 से 200 है। और बाकी ये दिल्ली और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है 50 से 100 है। और मरुस्थलीय क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये जिसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, ये पश्चिमी तट के जो पूरब का भाग है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। अब भारत की परंपरागत ऋतुएं जो है देख लीजिए, मतलब भारत में जो है हिंदी महीने से किस तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो कह रहा है भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को जो है द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती है, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए ऋतु हो गया जो भारतीय मौसम के हिसाब से इन्होंने दे दिया कि द्विमासिक 6 ऋतुएँ हैं। मतलब एक महीने में कितनी ऋतुएँ हैं? तो दो एक महीने द्विमासिक हैं, यानी 2 महीने में क्या हैं? 2 महीने में एक ऋतु उन्होंने दिया है। इस तरह से 6 ऋतुएँ हो गई। कितने? तो एक साल में। कौन कौन सी? तो बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, हेमंत है, शरद और शिशिर है। अब भारतीय कैलेंडर के अनुसार जैसे हिंदी जो है अपना, उसको क्या कहते हैं? तो बसंत में चैत और बैसाख 2 महीने आ जाता है। ग्रीष्म में जेठ और आषाढ़ को कहते हैं। वर्षा जो है श्रावण और भाद्र जिसको कहते हैं। हेमंत जो होता है आश्विन और कार्तिक होता है। शरद ऋतु को मार्गशीर्ष और पौष कहते हैं, और शिशिर को माघ और फाल्गुन कहते हैं। हिंदी महीने को अगर हम देख लें तो मार्च अप्रैल जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है, मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी आते हैं। तो ये जो है भारतीय कैलेंडर ऋतु और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम हैं। वर्षा का वितरण देख लेते हैं फ्रेंड्स कि वर्षा का वितरण का मतलब हो गया कि कहाँ कहाँ किस तरह की वर्षा जो है होती है, उसका वितरण क्या है भारतवर्ष में, किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, उसके बारे में इसके बारे में देखेंगे। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो 125 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या है? क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वर्षा पाई जाती है। अब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र क्या हैं? तो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट है, और उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र हैं, और मेघालय की पहाड़ियाँ यानी पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ी के बारे में आप लोगों को पता ही है। खासी पहाड़ी पे ही मासिन राम है। खासी पहाड़ी जो है शिलांग पठार का एक भाग है जो मेघालय में पड़ता है, और वहाँ जो मासिन राम है वहाँ औसत वर्षा कितनी है? तो 180 सेंटीमीटर है। यानी विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है यहीं पे होती है। कहाँ पे? तो खासी पहाड़ी पे। ठीक हो गया। पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। अब ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से कम होती है। मध्यम वर्षा के जो क्षेत्र हैं उसमें क्या क्या आते हैं? तो गुजरात दक्षिणी भाग है, पूर्वी तमिलनाडु उड़ीसा सहित उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा, उत्तरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर वर्षा में 100 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा होती है। मतलब यह जो बेल्ट पूरा है गुजरात तमिलनाडु उड़ीसा और उत्तरी पूर्वी जो है प्रायद्वीपीय है झारखंड बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर गंगा का मैदान भी आता है। ये किस में आता है? तो मध्यम श्रेणी। मध्यम श्रेणी की वर्षा में क्या है? तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ वर्षा हो। और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं और पश्चिमी घाट हैं। न्यून वर्षा के क्षेत्र देख लीजिए क्या क्या आएंगे। तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेल्ट आता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान जिसमें पूर्वी राजस्थान है, गुजरात और दक्कन के पठार है जहाँ वर्षा कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो। मतलब 3 कैटेगरियों में इन्होंने बांट दिया। पहला जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक को, दूसरा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर, और तीसरा दिया इन्होंने 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक हो गया।
अब देखिए, अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। अब मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप को आप पहचानिए, इसके बारे में आपको देखना है। अब वर्षा की परिवर्तितता के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की वर्षा एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तितता है। वर्षा की परिवर्तितता को अभिलिखित निम्नलिखित सूत्र से आप देख सकते हैं। वर्षा की जो परिवर्तितता है उसको आप विचरण गुणांक इक्वल जो होता है मानक विचलन बाई माध्य इंटू 100 करने से आप निकाल सकते हैं। विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्यमान से क्या होता है, विचलन को दिखाता है। का रेफरेंस कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर तक विचलन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तितता को प्रदर्शित करता है। मतलब विचरण जो मानक है यही भारत में जो वर्षा की परिवर्तितता है, जो परिवर्तन है, उसी को क्या प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं, हम विचरण गुणांक करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं 20 सेंटीमीटर है, कहीं 50 सेंटीमीटर है, कहीं 100 सेंटीमीटर, कहीं 200 सेंटीमीटर, तो ये जो परिवर्तन दिखता है इसी को क्या कहते हैं, विचरण गुणांक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब 25 सेंटीमीटर से कम परिवर्तितता पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितना है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अधिक परिवर्तितता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों तथा दक्कन के पठार के अतिरिक्त भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तितता कितना है, तो 25 से 50% है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर बीच पाई जाती है। तो ये तो था वर्षा की परिवर्तितता। अब भारत के जलवायु प्रदेश देख लीजिए कि भारत को जो जलवायु प्रदेश हैं, मतलब किन किन प्रदेशों को जो है राज्यों में जो वर्षा होती है उसको किस किस नाम से जानते हैं, या कितने जलवायु प्रदेश हम भारत को बांट सकते हैं, कितने जलवायु प्रदेशों में। देखिए कह रहा भारत की जलवायु क्या है, तो मानसून प्रकार की है। तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जाती है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जलवायु दिखी जाती है, और इसी को विभिन्नताओं को देखते हुए जलवायु को क्या कर दिए हैं, तो उप प्रकारों में, मतलब उनके प्रकार को भी कई प्रकारों में बांट कर देखा गया है। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं की समरूपता होती है जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। कौन कौन से, तो तापमान और वर्षा जो हैं जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण को अनेक पद्धतियों, जैसे कोपन महोदय जो हैं, कोपन की जो पद्धति है ये जो जलवायु के प्रमुख प्रकारकों को वर्णन करती है। तो कोपन महोदय के अनुसार आइए देखते हैं उन्होंने क्या किया है। तो तापमान और जलवायु वर्षण के आधार पर जलवायु को क्या किया है, तो 5 प्रकार माने हैं इन्होंने। किसको आधार माना इन्होंने, तापमान और वर्षा को। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहाँ सारा साल क्या होता है, औसत मासिक तापमान क्या होता है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जो है जलवायु कहते हैं। दूसरा कह रहे हैं शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण क्या होता है, बहुत कम होता है, और इसलिए मौसम क्या होता है, शुष्क होता है। और शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और अगर अर्ध शुष्क है तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं गर्म जलवायु, यस जो है इन्होंने सांकेतिक किया है। तीसरा कह रहे हैं गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान क्या हो, 18 डिग्री सेल्सियस और माइनस जो है 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, वही जो है सबसे गर्म और सबसे ठंडे औसत तापमान है। मतलब सबसे गर्म में 18 हो गया, सबसे जो है ठंडे में क्या हो जाएगा, -3 रहे, इसी का क्या है इन्होंने औसत किया है। चौथा दे रहे हैं हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान क्या हो, 30 डिग्री से, इसको क्या कहेंगे, तो हिम जलवायु कहेंगे। बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अब कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है, जैसा कि ऊपर बताया गया। देखें आप W और S को।
वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकारों को क्या किए, उप प्रकारों में बांट दिए। अब कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षर यस को जो है अर्ध मरुस्थल और डब्लू को जो है मरुस्थल के लिए प्रयोग किया। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों को प्रयोग किया है। इन्होंने छोटे जो है अंग्रेजी के वर्णों को प्रयोग किया है। जैसे यफ का मतलब होता है पर्याप्त वर्षण, यम का मतलब इन्होंने दे दिया कि शुष्क मानसून, डब्लू का मतलब दे दिया इन्होंने शुष्क शीत ऋतु, एच का मतलब दे दिया कि शुष्क और गर्म हो, सी का मतलब 4 महीनों से कम वर्षा हो और जिसका तापमान क्या हो 10 डिग्री सेल्सियस अधिक हो, जी का मतलब जो है गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को इन्होंने क्या किया, 8 जलवायु प्रदेशों में बांट दिया। कौन, तो कोपन महोदय ने। ठीक हो गया। अब भारत की जो है मानसून से क्या है आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो कह रहा है मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता जो है वो भरण पोषण किस पे करती है, तो खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आधारित है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ देख लीजिए, 64% जनसंख्या जो है किस पर निर्भर है, तो खेती पर। और खेती कैसे निर्भर है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी अरब सागरीय मानसून पर निर्भर है। हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में क्या है, सहायक है। अब वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। मानसून का अचानक क्या होता है, प्रस्फुटन देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या को उत्पन्न करता है। अब यहाँ एक शब्द आया है प्रस्फुटन मानसून का। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि अचानक जो गर्जना के साथ जो है बारिश होने लगती है, बादल फटने की तरह स्थिति आती है, उसी को क्या कहते हैं, मानसून का प्रस्फुट कहते हैं। ठीक है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उत्तर भारत में जो शीत ऋतु में होता है, जिसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है एक तरह से, उसके द्वारा क्या होता है, तो रबी की फसलों के लिए अत्यंत क्या होती है, लाभदायक होती है। जो गेहूं की फसल बोई जाती है और ये शीतोष्ण चक्रवात से उस समय बारिश हो जाती है, तो गेहूं की फसल के लिए क्या होती है, बहुत लाभकारी होती है। भारत की जलवायु क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में क्या है, उजागर होती है। मतलब मानसून ठीक है तो ये सभी चीज़ों की पूर्ति मनुष्य आराम से करता है। अब कोपन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु जो प्रदेश हैं उनको देख लीजिए। जलवायु के ये प्रकार दिए हैं, ये क्षेत्र दिए हैं। अब AMW जो जलवायु है इसको क्या कहते हैं, तो लघु शुष्क ऋतु वाला मौसम प्रकार कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये गोवा के दक्षिणी में भारत के पश्चिमी तट, यानी गोवा के दक्षिण और भारत का पश्चिमी जो तट है वो किस तरह का है, तो AMW यानी लघु शुष्क ऋतु वाला मौसम है। AS प्रकार की जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला जो मानसून है कहाँ पाई जाती है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है। AW प्रकार की जो है तो उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार है। ये कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। अब देखिए BSHW जो है ये क्या है, तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। ये कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। BWHW जिसमें BW कैपिटल है, इसका मतलब होता है गर्म मरुस्थल। ये कहाँ पाया जाता है, तो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। यानी ये क्या है, तो यह BW और HW प्रकार की जलवायु है। CWG जो है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून है। ये राजस्थान, माफ़ कीजिएगा एक लाइन चेंज हो गया है, ये वाली जो जलवायु है BSW वाला, या उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में पाई जाती है।
CWG जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसमें आता है। और DFC क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश। और ध्रुवीय प्रकार के बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया है। अब इसके बाद से भूमंडलीय तापमान देख लीजिए, यानी भूमंडल में तापमान की क्या जो है प्रवृत्ति है और क्या उसका प्रभाव है। कह रहा फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी क्या है? भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। अगोचर मतलब जिनके बारे में हम नहीं जान सकते हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ के ढके थे। अपने भूमंडलीय तापमान पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापमान के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसे मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। अब भूमंडलीय तापमान की चर्चा करते हुए हरितगृह प्रभाव के बारे में आप जानते हैं। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न क्या क्या है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें हैं जिसमें क्या है? मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। वायुमंडल में क्या है? अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड की हरितगृह गैस कहते हैं। इन्हें जो है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? हरितगृह गैसें कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें क्या होती हैं? तो दीर्घतरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, इसलिए हरितगृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। अब विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। कह रहा है ऐसा अनुमान है कि 21वीं सदी तक भूमंडलीय तापमान में क्या हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से क्या है? गर्मी कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र का तल क्या हो जाएगा? ऊंचा होगा। और प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक क्या हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा, मतलब 4 फीट ऊंचा हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। अब कह रहा जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा है तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड्स, क्या प्रभाव पड़ेगा? सारे तटवर्ती क्षेत्र जो क्या होंगे? डूब जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए कुछ अभ्यास के वैकल्पिक प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? तो फ्रेंड्स, ये है उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत के कितने भूभाग पर जो है 75 सेंटीमीटर से औसत वार्षिक वर्षा होती है? पूछ रहा है कि 75 सेंटीमीटर तक कितने % भूभाग पर होती है? तो 3/4 भाग पे जो है 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। अब दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? तो यहाँ जो है जलवायु विषम पाई जाती है, तथ्य ठीक नहीं है, क्योंकि दैनिक तापांतर कम रहता है, वार्षिक तापांतर का तापमान ऊंचा भी रहता है। चौथा क्वेश्चन है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्न में से क्या होता है? तो उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट जो है सही है। पांचवा दे रहा है फ्रेंड्स, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चैप्टर इस तरह से आज का समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।